हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम्स के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो अंडरलाइन सेक्शन है which is he would sure miss, इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मीन्स इसे हमें चेंज करना है with the correct one from the options. Okay, so the question is, if he doesn't reach the station in time, if condition है if he doesn't reach the station in time, अगर वो टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंचता है तो he would sure miss the train. he would sure miss the train. अगर वो स्टेशन पर टाइम पे नहीं पहुंचता है तो वो ट्रेन मिस कर देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। Conditionals. What are conditionals in the English grammar? Sometimes we call them if clauses. They describe the results of something that might happen in the present or future, or might have happened but didn't in the past. They are made using different English verbs sentences. तो conditional sentences वो होते हैं जो कि condition show करते हैं। conditional sentences condition show करते हैं, जो कंडीशन जो कि पास्ट में हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। एक कॉज एंड इफेक्ट जो हमें दिखाते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द इफ क्लॉज एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द मेन क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज शोज द कंडीशन, इफ क्लॉज कंडीशन शो करता है एंड मेन क्लॉज show the result. Okay, so conditional जो sentences हैं they are divided into several parts. So first is the zero conditional sentences or zero condition. अब ये zero conditional sentences या फिर zero conditions होते क्या हैं, आइए समझते हैं। This type of conditional sentence is used to describe scientific facts, generally known truths, events and other things that are always true. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स, ट्रुथ या फिर यूनिवर्सली नोन थिंग्स को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट सिंपल, मेन पार्ट भी प्रेजेंट होता है एंड इफ क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। दो पार्ट्स होते हैं, एक इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो जीरो कंडीशन शो करते हैं उनमें दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, water boils if you heat it to 100 degree Celsius. एक कंडीशन है if you heat it to 100 degree Celsius. This is the condition. इसका रिजल्ट क्या है? water boils. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यदि आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे it will boil. Water boils if you heat it to 100 degree Celsius. Next sentence है a red light comes on if you press the main button. अगर आप मेन बटन प्रेस करेंगे तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। सो दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द जीरो कंडीशन जहां पे दोनों ही क्लॉजेस जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में है। इन टाइप जीरो सेंटेंसेस इफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन। टाइप जीरो सेंटेंसेस में जो इफ है उसे हम व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो इफ की जगह हम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं in type zero sentences. When you heat ice, यहाँ पे if का भी हम यूज कर सकते हैं और when you heat ice it melts, और if you heat ice it melts. It gets dark when the sun goes down. जब सन डाउन जाता है in the evening, जब सन जो है वो सेट होता है it gets dark. So it is the universal truth. ये साइंटिफिक फैक्ट है, इट इज द ट्रुथ।
तो इसीलिए देयर इज नो सच कंडीशन, इट्स कॉल्ड एज जीरो कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे दोनों ही जो सेंटेंसेस है, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, बोथ विल बी इन द प्रेजेंट सिंपल। Okay, so type 1 conditional sentences or open condition. This type of sentence expresses real and possible situations. In the future, it is possible for the condition to be met. यहाँ पे क्या है, condition को fulfill भी किया जा सकता है। ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं रियल और पॉसिबल कंडीशंस जिन्हें कि फुलफिल भी किया जा सकता है। तो इनकी क्या जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो समझते हैं। जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, इफ क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में होगा। और जो मेन क्लॉज है उसमें विल प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव क्या होता है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज इंफिनिटिव। सो इफ क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, दिस इज द प्रेजेंट सिंपल। और वी कैन से डू, डज, this is what we use in the present simple। और infinitive verbs first form। तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में मेन पार्ट जो है will प्लस infinitive एंड if क्लॉज जो है वो आएगा प्रेजेंट सिंपल में। एग्जाम्पल्स हैं, we will stay at home if it snows। कंडीशन क्या रखी गई है, if it snows, if it snows यदि बर्फ पड़ती है, we will stay at home। so this is the possible condition, ये हो सकता है, इसीलिए इसे हम टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। जो कंडीशन पॉसिबल है, जिसके होने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज द टाइप 1 कंडीशन। इनमें क्या होता है, इफ के साथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इफ क्लॉज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और जो मेन क्लॉज है उसमें will प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ओके, शी विल गेट एंग्री इफ आई एम लेट फॉर द पार्टी। क्या कंडीशन है इसमें, अगर मैं पार्टी के लिए लेट हो जाता हूं उसका रिजल्ट होगा शी विल गेट एंग्री। ओके, इफ आई एम लेट फॉर द पार्टी, सो दिस इज इन द प्रेजेंट सिंपल, इसका रिजल्ट है शी विल गेट एंग्री, दिस इज द फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। इफ वी गेट द मनी, अगर हमें मनी मिलती है, इफ क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल में है, रिजल्ट क्या है, वी विल बाय अ न्यू कार, this is in the future simple, will plus verbs first form। okay, next, will you help Amanda if she asks you। if clause जो है present simple में है, if she asks you ये condition है, अगर वो तुमसे पूछती है तो क्या तुम उसकी हेल्प करोगे, will you help Amanda। so these are the type 1 conditional sentences जहां पे open condition है, ओपन कंडीशन है, पॉसिबल है कि वो हो भी सकती हैं। तो इसमें जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल में होगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि हाफ ओपन कंडीशंस होती है। हाफ ओपन कंडीशंस मींस दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स एन अनरियल सिचुएशन, एक सिचुएशन जो कि अनरियल है, जिसका फुलफिल हो पाना पॉसिबल नहीं है। विद रिगार्ड टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, अ हाइपोथेटिकल कंडीशन दैट कैन ओनली बी फुलफिल्ड इन द थ्योरी। स्ट्रक्चर क्या है, वुड प्लस इंफिनिटिव मेन क्लॉज में एंड इफ पार्ट आएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल मीन्स वर्ब्स सेकेंड फॉर्म और डिड। दिस इज व्हाट वी यूज इन द पास्ट सिंपल। और जो मेन पार्ट है दैट इज द रिजल्ट। इफ क्लॉज क्या है, कंडीशन, एंड मेन पार्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन। तो जो मेन पार्ट है वो होगा वुड प्लस इंफिनिटिव में। ओके, सो एग्जाम्पल है, वी वुड स्टे एट होम इफ इट स्नोड। सो दिस इज हाफ ओपन कंडीशन, दिस इज अ अनरियलिस्टिक कंडीशन। इफ इट स्नोड, अगर बर्फ पड़ी होती पास्ट में तो हम घर पे रहते। सो this is not a possible situation for the present, it's in the past। okay, I would buy a new board if I had more money। if I had more money, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं एक नया घर खरीद चुका होता।
तो इफ आई हैड मोर मनी, ये अनरियलिस्टिक है थोड़ा। कैसे अनरियलिस्टिक है? बिकॉज ये पास्ट की बातें की जा रही है, दैट कैन नॉट बी चेंज, सो दैट्स व्हाई दिस इज द हाफ ओपन कंडीशन। अच्छा, अब ऐसे हाफ ओपन कंडीशन में हम इफ के साथ कभी भी वॉज का यूज नहीं करते हैं। इफ क्लॉज में कभी भी वॉज का यूज नहीं होगा, हमेशा इफ क्लॉज में वर का यूज किया जाएगा। इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता, यहाँ पे हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, सभी के साथ वर का ही यूज करेंगे इफ क्लॉज में। ओके, इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता, he would buy an island, वो एक आइलैंड खरीद चुका होता। So this is the half open condition. If you left now, left is the second form of the verb, past simple. If you left now, you would catch the last bus. अगर तुम अभी जा चुके होते तो तुम लास्ट बस कैच कर चुके होते। So these are the half open condition, जो कि unrealistic है। Okay, next, type 2 conditional sentence are also used when making polite request. Type 2 conditional sentence अभी हमने पढ़े हैं, जो कि half open condition है। So these are also used when making polite request. would का use होता है half open conditions में, if clause में past simple और main clause में would plus verbs second form. Okay. If I would be grateful, sorry, I would be grateful if you helped me. I would be, this is a polite request. क्या कह रहे हैं? अगर तुम मेरी हेल्प करते तो मैं तुम्हारा बहुत ग्रेटफुल होता। I would be grateful if you helped me. अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं बहुत आभारी होता। He would be so pleased if you came to the birthday party. So this is also a polite request. The phrases if I were you or if I were in your place are usually used to give advice. कभी भी अगर if I were you या फिर if I were in your place का यूज होता है, this means that the sentence is used for giving an advice. If I were you, if I were you मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, I would accept the offer. मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता। If he were in your place, अगर वो तुम्हारी जगह होता, he would do it, वो ये कर चुका होता। Okay, so these were the half open conditions. Type 3 conditional sentence, ये क्या है? फर्स्ट हमने पढ़ा था ओपन कंडीशन, सेकेंड हमने पढ़ा था हाफ ओपन कंडीशन एंड थर्ड इज द क्लोज्ड कंडीशन। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ये क्लोज्ड कंडीशन है, तो वो सेंटेंसेस हैं या फिर वो एक्सप्रेस सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज किया जाएगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, सच एज एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुके हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज होगा टू इंडिकेट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो मिस हो चुकी है उसे इंडिकेट करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होगा मेन क्लॉज में वुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव्स। परफेक्ट इंफिनिटिव्स क्या होते हैं? हैव और हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, और इफ पार्ट में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, सो इफ पार्ट में हम यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, और जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, if you hadn't been late for work, the boss would not have gotten furious. Okay, what is the meaning of furious? Furious means angry. अगर तुम वर्क के लिए लेट ना हुए होते तो बॉस तुम पर फ्यूरियस ना हुए होते। So this is the closed condition. This cannot be changed. There is no possibility of it to occur again. Okay, so if you hadn't been late for the work, the boss would not have gotten. Okay, so this is the main clause, और main clause में हम क्या यूज करेंगे? would plus have plus verbs third form. They would have finished earlier if the meeting hadn't been held so late. अगर मीटिंग इतना लेट ना हुई होती तो वो पहले ही वर्क फिनिश कर चुके होते। सो दिस इज अ क्लोज्ड कंडीशन, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ, दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए यहाँ पे इफ के साथ हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म,
पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है, तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं लॉटरी जीत चुका होता, आई वुड हैव बॉट अ हाउस बाय द सी, मैं सी के किनारे एक घर खरीद चुका होता। वुड यू हैव हेल्प्ड मी इफ आई हैड आस्क्ड यू, अगर जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुम मेरी हेल्प कर चुके होते। सो दीज आर द क्लोज्ड कंडीशन, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन अगेन। हमारा जो क्वेश्चन था, ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमें? सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जो पार्ट है मिस्टेकन उसे हमें चेंज करना है। अच्छा, पहले हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जाना है, तो एक बार सेंटेंस में हमें उसे अप्लाई भी करके देख लेना चाहिए। इफ ही डजंट रीच, क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल। इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया है। इफ क्लॉज में किसका यूज किया गया है? प्रेजेंट सिंपल। और अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल का यूज अगर इफ क्लॉज में किया जा रहा है देन दिस इज द ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा, और मेन क्लॉज में मॉडल प्लस verbs first form will be used. Okay, प्रेजेंट सिंपल आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल इफ क्लॉज में आएगा, एंड फ्यूचर सिंपल विल बी यूज्ड इन द मेन क्लॉज। फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज में यूज होगा। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, दिस सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल, तो इसीलिए मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे हम। तो वुड जो है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मॉडल विल, तो ये तो यूज नहीं होगा यहाँ पे, तो एलिमिनेट हो जाएगा वुड। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि वुड का यूज यहाँ पे नहीं होगा। विल श्योरली, विल श्योर मिसिंग या फिर विल श्योरली मिस, दोनों में से कोई एक सेंटेंस है जो कि करेक्ट है। सो लेट्स फाइंड आउट। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। अच्छा, श्योर का यूज यहाँ किस लिए किया गया है? मिस इज अ वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वर्ब से पहले एडवर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे कौन से एडवर्ब का यूज होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर विल बी यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, तो श्योरली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी भी वर्ड के पीछे एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। वुड की जगह यहाँ पे विल का यूज होगा। अभी हमने देखा फ्यूचर सिंपल विल बी यूज्ड। मिस सही है, बट मिस को क्वालिफाई करने के लिए श्योर नहीं आएगा, श्योरली आएगा, बिकॉज एडवर्ब का यूज होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so next question is select the most appropriate word to fill the blank. इस क्वेश्चन में एक ब्लैंक है जिसे हमें फिल करने के लिए ऑप्शंस में से एक appropriate word को सिलेक्ट करना होगा। It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। It is claimed that if you take a सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, यहाँ पे अगर हम देखें तो इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है। इफ क्लॉज यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसीलिए जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल में होगा। विल शैल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। ओके, इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ओके, ये कहा जाता है, ये क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है कि अगर आप एक सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। मेडिसिन का काम क्या होता है? हमें प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, किसी भी वायरस के अगेंस्ट लड़ना। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो भी इन्हीं चीजों से रिलेटेड होगा। ऑप्शंस में हमारे पास है शेल्टर, इम्यून, रीइंफोर्स एंड फोर्टिफाई। ओके, शेल्टर, इम्यून, रीइंफोर्स एंड फोर्टिफाई। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं, ऑप्शंस का मीनिंग समझ लेते हैं। शेल्टर, फर्स्ट ऑप्शन इज शेल्टर। शेल्टर कैन बी यूज्ड एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं. तो शेल्टर कैन बी यूज्ड एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव. एज अ नाउन इट कैन बी मीन प्रोटेक्शन और हैबिटेंट. क्या मतलब होता है शेल्टर का? हैबिटेंट यानी कि रहने की जगह या फिर प्रोटेक्शन ऑफ, किसी चीज से बचाना किसी को. एज एन एडजेक्टिव इट कैन बी यूज्ड एज अ कंपैरेटिव सेंस. कंपैरेटिव सेंस में किसी चीज से कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज होता है. सो सिनोनिम्स क्या है शेल्टर के? रेफ्यूजी, सैंक्चुरी, हेवन, हार्बर, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ड्वेलिंग, रूफ और लॉजिंग. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द शेल्टर. एंटोनिम्स है एक्सपोज, इजेक्ट और एविक्ट, या फिर अनप्रोटेक्ट करना किसी भी चीज को, इनहेबिटेंट. ये सब क्या है? शेल्टर के एंटोनिम्स है. ओके ठीक है, शेल्टर समझ आ गया. सो द नेक्स्ट वर्ड इज इम्यून. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून? इम्यून का मतलब होता है नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट डिजीज और इलनेस, ताकि वो चीज हमें इफेक्ट ना कर पाए. सिनोनिम्स है एग्जैम्प्ट, रेजिस्टेंट, अनअफेक्टेड. एंटोनिम्स आर सस्केप्टेबल, अनगार्डेड, अनप्रोटेक्टेड, वल्नरेबल. इम्यून हमने काफी सुना भी है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी. फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम है वो जितना स्ट्रांग होगा हम डिजीज से उतना ही बच पाएंगे. ओके, सो थर्ड ऑप्शन वाज रीइंफोर्स. रीइंफोर्स मींस टू प्रोवाइड एविडेंस और इंफॉर्मेशन. किसी भी चीज का एविडेंस या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या कोई आइडिया क्लेम करना. सो द सिनोनिम्स है इसके रिलेवेंस, कंफर्म, सपोर्ट, bolster, verify, corroborate, buttress, establish. These are the synonyms of reinforce. और reinforce के antonyms हैं undermine और weaken. किसी भी चीज को कमजोर कर देना, नजरअंदाज कर देना. ओके, सो द लास्ट ऑप्शन इज fortify. fortify करना, to increase the ability of as a muscle to exert physical force. किसी भी चीज के ability को increase कर देना, that is the meaning of fortify. Synonyms है strengthen करना, strength provide करना, harden करना, toughen करना, beef, energize. These are the synonyms of fortify. Antonyms है weaken करना. Obviously, fortify का मतलब है किसी को strength provide करना, तो इसका जो antonym है, antonym are the opposite words. इसका antonym होगा कमजोर करना, hurt करना, impair, injure और paralyze. These are the antonyms. So दोबारा से हम क्वेश्चन देखते हैं. ऑप्शंस को हमने समझ लिया है. सो वी विल अगेन मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन है, इट इज क्लेम दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आप एक सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस. शेल्टर, रहने की जगह प्रोवाइड करना, इम्यून करना यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, रीइंफोर्स करना, स्टार्ट करना किसी चीज को दोबारा, फोर्टिफाई यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. So from the options we can say that fortify will be the correct answer. It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, it will fortify you against the coronavirus. Okay, option समझ लिए, question समझ लिया. So now move on to the another question. Select the most appropriate synonym of the word ray. रे का मीनिंग क्या होता है? रे मीन्स व्हेन समवन इज हाइडिंग समथिंग. हम कहते हैं ना, देयर आर सम पर्सन जो कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होते हैं. रे एडजेक्टिव है, क्वालिटी डिफाइन करता है. रे इज एन एडजेक्टिव. ओके, तो हमें इसका सिनोनिम बताना है. स्ट्रेट. स्ट्रेट मीन्स जो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्लियर होते हैं, एकदम जो मन में आया, जो जैसा आया बोल दिया. स्ट्रेट तो नहीं होगा इसका सिनोनिम, स्ट्रेट तो एंटोनिम हुआ. फ्रैंक, फ्रेंडली नेचर होता है. काफी लोग होते हैं जिनका बहुत ही फ्रेंडली नेचर होता है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैंक. फोर्टनाइट, इसका भी यही मीनिंग होता है, फ्रेंडली. क्रूड मीन्स व्हेन समवन इज हाइडिंग समथिंग, बहुत ही सस्पेंस है उस पर्सन में, कुछ और कह रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रूड. Crooked is the correct answer. Crooked is the antonym of ray. Okay. Next question है, select the most appropriate antonym of the given word sustenance. Sustenance का most appropriate antonym हमें बताना है. Antonym means opposite word.
सस्टेनेंस का ऑपोजिट वर्ड, ओके। सस्टेनेंस का मीनिंग क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। सस्टेनेंस कम्स फ्रॉम द वर्ड सस्टेन, सस्टेन करना, which means to continue. सस्टेन मीन्स कंटिन्यू, किसी भी चीज को हम सस्टेन कर रहे हैं मतलब उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सस्टेनेंस इज फूड और ड्रिंक दैट अलाउज यू टू कंटिन्यू टू बी अलाइव। सस्टेनेंस क्या है? फूड या ड्रिंक जो कि आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, टू कंटिन्यू योर लाइफ, ओके। दोबारा से हम क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेंस, रिफ्रेशमेंट, लाइवलीहुड, स्टारवेशन, नरिशमेंट। हमें बताना है सस्टेनेंस का एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा? रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मीन्स फूड, ऑब्वियसली रिफ्रेशमेंट मीन्स कुछ ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड तो इसका सिनोनिम है, लाइवलीहुड के लिए ही तो हमें नरिशमेंट या सस्टेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी कि भुखमरी, यानी कि जहाँ पे हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है फॉर द सर्वाइवल वो हमें नहीं मिल पा रही है। नरिशमेंट, नरिशमेंट इज द सिनोनिम ऑफ सस्टेनेंस। सो हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ सस्टेनेंस इज स्टारवेशन, ओके। स्टारवेशन का सस्टेनेंस का जो सिनोनिम है, एंटोनिम है वो है स्टारवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर इज करेक्ट इन स्पेलिंग। सुपीरियर मीन्स जो आपसे हायर इन द पोजीशन है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। सुपर, SUPER, सुपरस्टिशन, STITION, दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन स्पेलिंग। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस गलत लिखा गया है। सुपर, SUPER, सुपर, फ्लुअस गलत लिखा गया है। FLOUS नहीं होता, FLUOUS होता है, सुपरफ्लुअस। सुप्रीम इज करेक्ट, हाई पावर, सुप्रीम करेक्ट है। सुपरफ्लुअस यहाँ पे एरर था। तो सुपरफ्लुअस होता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। सुपरफ्लुअस एक एडजेक्टिव है जहाँ पे अननेसेसरी किसी भी वर्ड का यूज किया जा रहा है, मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है उसका यूज किया जा रहा है। सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रा में कोई चीज है। स्पेशली थ्रू बीइंग मोर देन इनफ, इनफ से ज्यादा। सिमिलर वर्ड्स है इसके सरप्लस, रिडेंडेंट, अननीडेड, नॉट रिक्वायर्ड, एक्सेस, एक्स्ट्रा और स्पेयर। एंटोनिम्स है नेसेसरी, असेंशियल, ओके। तो ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो ग्रामर में भी एक एरर आती है, सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस एरर क्या होती है? जहां पे किसी वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी उसका यूज किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। मोर टॉलर, मोर क्या है? मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है। जब हम डिग्रीज पढ़ते हैं 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो मोर अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री है। इसके साथ हमने टॉल, टॉल के साथ ER लगा दिया तो ये भी कंपैरेटिव बन गया। तो 2 कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे, तो इसमें टॉलर करेक्ट होगा, ना कि मोर टॉलर। ऐसे ही मोस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है जब हम सब में से किसी एक के बारे में बताते हैं। मोस्ट सुपरलेटिव है और EST लग गया शॉर्ट के लास्ट में तो ये भी सुपरलेटिव बन गया। तो मोस्ट शॉर्टेस्ट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट होगा। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही यही होता है किसी चीज को दोहराना, और अगेन का भी सेम मीनिंग है। तो रिपीट के साथ कभी भी अगेन का यूज नहीं होगा। यहाँ पे अगेन क्या है? सुपरफ्लुअस एरर है। 9 AM इन द मॉर्निंग, जब हमने 9 AM का यूज किया है, AM मीन्स मॉर्निंग एंड PM मीन्स इवनिंग, तो 9 AM का मतलब ही यही है कि मॉर्निंग में। तो इसलिए हमें 9 AM के साथ मॉर्निंग का यूज नहीं करना है, ना ही 9 PM के साथ इवनिंग का यूज करना है। एब्सोल्युटली असेंशियल, असेंशियल का अपने आप में ही मीनिंग है कि बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसलिए असेंशियल के साथ एब्सोल्युटली का यूज नहीं होगा, ओके। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज को कंक्लूड करना, एंड में जाके हम किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन। इसके साथ फाइनल का यूज नहीं होगा। मर्ज्ड टुगेदर, मर्ज करना, जब हम मर्ज करते हैं तो हम आपस में मिला रहे होते हैं चीजों को। टुगेदर का भी यही मीनिंग है, तो मर्ज के साथ टुगेदर यूज नहीं होगा।
अच्छा, ये बहुत ज्यादा मिस्टेकन होता है, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ये नहीं यूज होगा। कजन सिर्फ सिंगल ही यूज होगा। कजन का मतलब है जो हमारे सिस्टर और ब्रदर हैं, अंकल आंट्स के, तो कजन के साथ कजन सिस्टर या कजन ब्रदर का यूज नहीं होगा। बैड नाइटमेयर, नाइटमेयर अपने आप में ही इसका मीनिंग है बुरा सपना, तो नाइटमेयर के साथ बैड का यूज नहीं होगा। सो दीज वर द एरर ऑफ सुपरफ्लुअस। यहाँ पे हमने देखा जो मिस्टेकन पार्ट है दैट इज द सी। सी में सुपरफ्लुअस की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेकन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या सेलेक्ट करना है? सिनोनिम। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट वर्ड का मीनिंग समझते हैं पहले। दिस इज मेड फ्रॉम द रूट वर्ड मेला। इसका मीनिंग होता है बुरा, एविल। तो ये जो वर्ड है दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। मैलिग्नेंट मीन्स बुरा, एविल, जो कि अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल्स हम देखें, विशियस, ओके, विशियस ऑल्सो मीन्स एविल। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल जैसे मैलिग्नेंट जो है मैला रूट वर्ड से बना है। बेनिफिशियल इज मेड फ्रॉम द रूट वर्ड बेने, बेने मीन्स गुड, अच्छा, बेने मीन्स गुड। तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया बेनिफिशियल। लविंग, लविंग मीन्स अच्छा, प्यारा। हेल्दी, हेल्दी मीन्स हेल्दी, जो कि बहुत ही अच्छा है, हेल्थी है। ओके, सो ये ऑल थ्री ऑफ देम आर द एंटोनिम्स ऑफ मैलिग्नेंट। हमें क्या बताना है? हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ मैलिग्नेंट इज विशियस। ओके, विशियस इज द सिनोनिम ऑफ मैलिग्नेंट। अंडर रैप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी गई है हमें, अंडर रैप्स। अच्छा, किसी भी चीज को रैप करना, जब हम किसी चीज को रैप करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका मतलब है हम उसे हाइड कर रहे हैं, कवर करना किसी भी चीज को, इसका मतलब हम उसे हाइड कर रहे हैं। हाइड किस लिए करेंगे? जब हमें कोई चीज सीक्रेट रखनी है तो हम उसे हाइड करेंगे कि दूसरों को पता ना लगे। तो अंडर रैप्स, रैप यानी कि रैप अप करना, कवर करना किसी चीज को। सो अंडर रैप्स क्या मीनिंग होगा इसका? अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट यानी अनुमान लगाना, ये तो नहीं होगा। डबल लेयर्ड, किसी चीज को डबल लेयर्ड करना। सीक्रेटली, सीक्रेटली इज द करेक्ट आंसर। अंडर हैंड मतलब कि जो चीज आपके सामने, सीक्रेटली इज द करेक्ट आंसर। अंडर रैप्ड, किसी भी चीज को रैप किया गया है, दिस मीन्स उसे सीक्रेट रखे जाने के लिए ही उसे रैप किया गया है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अंजू सेड टू विजया, अंजू ने विजया से कहा, यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। ओके, जब भी तुम दिल्ली में हो तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब ये क्या है? एक डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल डू डज और वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। पास्ट सिंपल डिड और वर्ब्स सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। विल फ्यूचर मतलब फ्यूचर सिंपल, वो कन्वर्ट हो जाएगा वुड प्लस बेयर इन्फिनेटिव। कैन विल बी कन्वर्टेड इनटू कुड। हैव टू विल बी कन्वर्टेड इनटू हैव टू। ओके, ये है कन्वर्जन। कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे दिस चेंजेस इनटू दैट, देयर चेंजेस इनटू दोज, नाउ चेंजेस इनटू देन, हियर चेंजेस इनटू देयर, और ये काफी लिस्ट है। अब हम सेंटेंस पे वापस आते हैं। हमारा सेंटेंस है अंजू सेड टू विजया, यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। सेड टू विल बी कन्वर्टेड इनटू द टोल्ड। दिस इज द रूल। सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, अंजू टोल्ड विजया।
यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम किसी और की बात किसी दूसरे पर्सन को बता रहे होते हैं। अंजू और विजया की बात ये किसी और पर्सन से कही जा रही है, कोई और पर्सन ये बात कह रहा है, तो इसे हम इस तरीके से कहेंगे, अंजू ने विजया से कहा, अंजू टोल्ड विजया कि वो जब भी दिल्ली में हो वो वहां उनके साथ रह सकती है। यू जो है वो लास्ट जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट उससे चेंज हो जाएगा। सो विजया, विजया इज अ गर्ल, सो यू विल बी कन्वर्टेड इनटू शी। ओके, कैन किस में कन्वर्ट होगा, अभी हमने देखा कैन इज कन्वर्टेड इनटू द कुड। स्टे सेम रहेगा वर्ड। सो अंजू टोल्ड विजया शी कुड स्टे विद अस, किस में कन्वर्ट होगा, दैम में। अभी हमने देखा अस किस में कन्वर्ट होगा, दैम में। whenever यू दोबारा से शी में कन्वर्ट हो जाएगा, whenever she was in Delhi। आर किस में कन्वर्ट होगा, was में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज कन्वर्टेड इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अंजू टोल्ड विजया शी कुड स्टे विद देम whenever she was in Delhi। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम whenever she was in Delhi। करेक्ट है ये। अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर यू वर इन दिल्ली नहीं आएगा, शी आएगा, शी के साथ वर्ड नहीं वॉज का यूज होता है। अंजू टोल्ड विजया दैट शी कैन नहीं आएगा, अभी हमने देखा कैन इज कन्वर्टेड इनटू द कुड। ओके, अंजू टोल्ड विजया दैट यू नहीं आएगा, शी आएगा। तो ये हमने समझ लिया क्या कन्वर्जन होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अंजू सेड टू विजया यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। ये चेंज होगा, अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, देवज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स the stark contrast between the rich and the poor in India। जो देवज्योति की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है वो हाईलाइट करती है जो कॉन्ट्रास्ट है, स्टार्क जो रिच और पुअर के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है इंडिया में उसे हाईलाइट करती है। ऑप्शन आर पॉइग्नेंटली, पॉइग्नेंटली मतलब होता है बहुत ही पुअर सिचुएशन की तरीके से, बहुत ही ऐसी सिचुएशन जो कि पेनफुल हो। ओके, सो पॉइग्नेंटली मीन्स पेनफुल। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, केयरलेसली यानी कि लापरवाही से, स्वीटली मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से। अब ये कॉन्ट्रास्ट शो किया जा रहा है, जब कॉन्ट्रास्ट शो होगा रिच एंड पुअर के बीच में तो वो जो सिचुएशन है बहुत ही पैथेटिकल सिचुएशन होगी, बहुत ही दयनीय सिचुएशन होगी। सो पॉइग्नेंटली विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइग्नेंटली मीन्स पेनफुल, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें मीनिंग बताना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का जो ईडियम है जो ये, इसका हमें मीनिंग बताना है। वेरी सैड, वेरी टेंस, वेरी हैप्पी, वेरी एंग्री। ओके, टेंटर हुक्स क्या होता है, जब भी टेंट्स लगाए जाते हैं, हम देखते हैं जब भी टेंट्स लगाए जाते हैं तो हुक्स से उनकी पॉइंटिंग की जाती है, उनको टाइट किया जाता है। तो जब भी हुक्स उन पे लगाए जाते हैं तो जो टेंट का जो क्लोथ होता है वो बहुत ही टेंस हो जाता है, टेंस यानी कि बहुत ही स्ट्रेच्ड हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज वेरी टेंस। जब हम किसी से कहेंगे दैट आई एम ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज वेरी टेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी हमें स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, वो वर्ड जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है। डिसअपियर होना, गायब होना, डिस DIS डिस, APPEAR अपेयर, करेक्ट है ये स्पेलिंग। अंटिल करेक्ट है, 12 ये इनकरेक्ट है, द करेक्ट वन विल बी 12, TWELFTH। टेम्परेचर, टेम्परेचर करेक्ट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज C। 12 जो है इसमें स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स।
दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड और अंडरस्टूड, वो जिसे पढ़ना और रीड करना और समझना मुश्किल हो। ओके, इंडेलिबल, इंडेलिबल इज, इसका जो रूट वर्ड है वो है डेलेर। दिस इज अ लैटिन रूट वर्ड विच मीन्स डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रैक्ट। इससे पहले प्रीफिक्स यूज किया गया है इन, इन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, तो इनडेलेबल यानी कि जैसे डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। इनएलिजिबल, जो कि एलिजिबल ना हो। ओके, इलीगल, दैट इज नॉट लीगल। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल जो है इसका मतलब है जो कि चीज रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सेंटेंस एरर बतानी है। 4 सेगमेंट्स में सेंटेंस डिवाइडेड है, हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। दीपू's मदर हैज रिपीटेड, रिपीटेड आस्क्ड, दोनों ही वर्ब है। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल, दीपू की जो मदर है वो उसे लगातार कह रही हैं मोबाइल की वॉल्यूम कम करने के लिए। ओके, दीपू's मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। एरर कहाँ है? हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल, दीपू's मदर। अच्छा, ये सेंटेंस हमने देखा, हैज रिपीटेड आस्क्ड। आस्क्ड क्या है? आस्क्ड है वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। क्या रिपीटेड एडवर्ब है? नो, रिपीटेड तो एडवर्ब नहीं है। रिपीटेड तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है। रिपीटेड को एडवर्ब बनाने के लिए हम ईडी हटाकर एलवाई यूज करेंगे, रिपीटेडली। ओके, रिपीटेडली का यूज करेंगे, मतलब इसमें एलवाई ऐड हो जाएगा। सो रिपीटेडली आएगा, ना कि रिपीटेड। तो एरर किस पार्ट में है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगर इज लिटिल नोन आउटसाइड हिज स्टेट। अंडरलाइंड वर्ड जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जो ये अंडरलाइंड वर्ड है लिटिल, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हमें बताना है। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते। क्या ये नाउन है? नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। क्या ये वर्ब है जो कि एक्शन दिखाती है? नाउन और प्रोनाउन जो भी एक्शन करते हैं वो वर्ब शो करती है। एडवर्ब जो कि वर्ब की, नाउन प्रोनाउन की या किसी और एडजेक्टिव की क्वालिफाई को डिफाइन करते हैं। तो अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। द सिंगर इज लिटिल नोन। नोन क्या है? नोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। नो, न्यू, नोन, जानना, पहचानना। तो नोन क्या है? वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। वर्ब से पहले यूज किया गया है, इसीलिए लिटिल क्या है? लिटिल है एडवर्ब। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हियर लिटिल इज यूज्ड एज एडवर्ब। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा। Being a businessman, Geeta's father is very affluent. अब हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा मीनिंग ऑफ एफ्लुएंट। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। एक जो बिजनेसमैन है, गीता के जो फादर हैं वो जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा एफ्लुएंट है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ड क्या है? पॉजिटिव है। एफ्लुएंट मीन्स बहुत ही समृद्ध है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो ओपनली बहुत ही रिच होते हैं, समृद्ध होते हैं, वेल्दी होते हैं। ओके, सो बीइंग अ बिजनेसमैन, गीता's फादर इज वेरी एफ्लुएंट। अब हम ऑप्शन देखते हैं। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मीन्स होता है वेल्दी। ओके, जिनके पास काफी ज्यादा वेल्थ होती है। ऑब्वियसली बिजनेसमैन आर द वेल्दी पर्सन्स। पुअर, पुअर नेगेटिव वर्ड होगा सेंटेंस के लिए। पुअर मीन्स जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। एंड इंटेलिजेंट, ये तो जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसमैन इंटेलिजेंट हो। ओके, तो बीइंग अ बिजनेसमैन, गीता's फादर इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग है वेल्दी। सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Hope you like the session. Thank you so much for joining with us.